Good afternoon guys. Once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज एक बार पुनः आप लोगों का फिर हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक एक करके क्लियर किया और एक एक टेंस में कई पार्ट करके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव इस तरह करके क्लियर किया। और आज बारी आ जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, क्या पहचान होती है, क्या सहायक क्रिया होती है, सॉल्व करने की क्या विधि होती है। तो चलिए आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और आज का जो हमारा क्लास है या आज का जो टॉपिक है वो हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे आगे हमने लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सामान्य भविष्य काल। क्या है? सामान्य भविष्य काल। ठीक है। अगर अब हम बात करें इसके पहचान की या परिभाषा की तो कहा गया जिस वाक्य के अंत में गा गे गी, तीन वर्ड आप यही नोट कर लीजिए कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट या सामान्य भविष्य काल। ठीक, परिभाषा तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर से जानिए कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर ना समझ पाओ भैया तो अपने गौवा वाले बसों में याद कर लो कि जौने वाक्य के अंत में का वाला गा गे गी वो का हम का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। अब आ जाते हैं सहायक क्रिया पे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी दो सहायक क्रिया होते हैं। इसमें भी दो सहायक क्रिया, एक शैल होता है और एक विल होता है। तो क्या क्या गया? आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और अन्य कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। ठीक, क्या कहा जा रहा है? कह रहा आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और अन्य कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का। ध्यान से आगे अब आ जाता है इसमें मुख्य क्रिया। क्या आ जाता है? मुख्य क्रिया। तो इसमें भी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, कौन सी अवस्था हम लिखेंगे? पहली। कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखेंगे? पहली अवस्था। ये तो कुछ शार्ट में हमारे रूल्स थे। अब इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक, अब इस चीज़ को हम देखते हैं और क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। कह रहा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। अब एक साथ हम दोनों सेंटेंस को क्यों ले आए? बहुत छोटी सी चीज़ कॉमन है भैया। एक थोड़े से हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाना है? कर्ता के, मतलब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देना है? नॉट। तो आपका तुरंत उसी से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हम दोनों एक ही साथ लेकर के आए कि अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक ही साथ। चलिए क्या कह रहा है? अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। अब क्या नियम है जान लेते हैं। कह रहा सबसे पहले हम कर्ता लिखते। क्या लिखते हैं? कर्ता। उसके बाद या लिखते हैं बाद में सहायक क्रिया शैल या विल। मतलब शैल या विल का मतलब दोनों में से कोई एक। शैल या विल में से, शैल या विल का मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई एक। लिखकर नाट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाट लिखते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखकर कर्म व अन्य लिखते हैं। अब इसका एक स्टेप है भैया, क्रम है। जैसे कोई भी आप काम करते हैं तो उसका एक क्रम होता है। आप ऐसे क्रम वाइज करेंगे। जैसे हम लोग की अवस्था की अगर हम बात करें तो पहले बच्चा रहता है, वो छोटा रहता है तो उसको बालक कहते हैं। या
जो बालक की अवस्था मतलब छोटा है तो बालक कहेंगे, धीरे धीरे बड़ा हुआ किशोरावस्था उसकी हो गई, फिर एक स्टेज आता है तो प्रौढ़ अवस्था या एक तरह से वृद्धावस्था हो जाती है। ठीक, ये तो हमारा मतलब क्रम बताया, लेकिन ये थोड़ा सा नए स्टेप है। इसमें क्या है, स्टेप क्या है कि इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कर्ता, मतलब एक सिस्टमैटिक होता है, जो हमने बताया आपको एग्जाम्पल दिया वो एक सिस्टमैटिक है। तो ऐसे यहाँ भी एक सिस्टमैटिक है कि अफर्मेटिव में किसी भी टेंस का हो, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कर्ता, और कर्ता के तुरंत बाद हम फिर क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। जिस टेंस को आप पढ़े उस टेंस की क्या लिखना, सहायक क्रिया। और उसके बाद फिर अगर नाट है तो सहायक क्रिया के बाद ही नाट का प्रयोग कर देंगे, अन्यथा फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लिखेंगे, पहली अवस्था, सॉरी मेन वर्ब की पहली अवस्था हम यहाँ फ्यूचर पर इंडेफिनिट में लिखेंगे, लेकिन उस टेंस के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे मेन वर्ब की जो अवस्था है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। तो हमने इन चीज़ों को जितना इतना लंबा चौड़ा किया भाई, उसको मैंने बहुत कम ही समय में कर दिया। और कम ही समय में क्या कर दिया है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये देखिए मैंने ट्रिक बनाया। ट्रिक क्या बनाया, 1 2 3 ही लाइन में मैंने पूरा कवर कर दिया भाई। ये जो मेरा ट्रिक है मैंने 3 ही लाइन में कवर कर दिया। और क्या कवर किया, देख लेते हैं। कह रहा पहचान गागेगी, ऐसे सिंपल भाषा में, अपने भाषा में गागेगी, क्या कर लिया, गागेगी। तो जब भी कोई पूछे कि भैया फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या पहचान है, तो आप बता सकते हैं ना कि जिस वाक्य अंत में गागेगी आता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। अब दूसरी बात हमने कहा शैल और विल, तो केवल आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल, और अन्य के साथ क्या होगा, विल। कब्बो कब्बो उल्टा भी हो जाता है और वी के साथ बिल का भी प्रयोग होता है। तो बिल का प्रयोग कब होता है, जब वाक्य में धमकी, आदेश, चुनौती या इन कार्यों का वर्णन दे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या है, देखिए हमने कहा है फिर इसमें मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। हमने पूरा टेंस जितना आपको उतना लंबा चौड़ा लिया, उतना 3 ही लाइन में हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ से, यदि वाक्य में क्या कह रहा, इच्छा दे दे, क्या दे दे भैया, इच्छा, धमकी, वादा और संकल्प या विश्वास दे दे, विश्वास का भाव हो, तो आई और वी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। और इसमें कल की अंग्रेजी के लिए हम क्या लिखते हैं, टुमारो, ध्यान रहे। ठीक, फिर से एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है यदि वाक्य में इच्छा, धमकी, वादा, आदेश इस तरह का वाक्य में दे दिया जाए, तो वहाँ आई और वी के साथ सहायक क्रिया उल्टा हो जाता है। अभी तक आप पढ़ाए या बताए कि आई वी के साथ शैल और अन्य कर्ता के साथ विल, तो अब की बार आई वी के साथ भी विल का ही प्रयोग करेंगे। तो बिल का प्रयोग हम एक्सरसाइज में कैसे करेंगे अभी हम बताते हैं। ठीक, तो उस तरह से फिर हम ये स्ट्रक्चर लिखा गया। और एक चीज ध्यान रहे कि कल की अंग्रेजी जब फ्यूचर के किसी भी टेंस में, फ्यूचर के चारों में से किसी भी टेंस में कल की अंग्रेजी लिखना हो, तो कल की अंग्रेजी के लिए क्या लिखा जाता है, टुमारो। क्या लिखा जाता है, टुमारो। ये याद रहे कि कल की अंग्रेजी के लिए क्या लिखा जाता है, टुमारो। ठीक, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमने जो वहाँ ऊपर स्ट्रक्चर लिखवाया था नियम, उस नियम को यही फॉलो करेगा। ठीक, जैसे क्या है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद चाहे बिल लिखना है या शैल, इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है, चाहे बिल लिखना है चाहे शैल। उसके बाद अगर नकारात्मक होगा तो फिर यही नाट का प्रयोग होगा, अन्यथा मेन और की पहली अवस्था लिख करके क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो यहीं पे क्या हो जाएगा, खत। जैसे माली आज घास काटेगा, जैसे लिखे हैं माली आज घास काटेगा। अब देखिए यहां हमारा हो गया माली, तो सबसे पहले लिखेंगे द गार्डनर, GARDNER।
GENER, गार्डन लिख करके ER जोड़ दीजिए, हो गया गार्डनर। अब गार्डनर के बाद हमको लिखना है सहायक क्रिया विल या शैल। तो हमने कहा जब यहाँ कर्ता आई और वी होगा तब शैल प्रयोग किया जाए, तो ये ना आई है ना वी है, तो यहाँ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे? विल। अब विल के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? काटना। तो किस चीज़ का काटना? कट माने भी होता है काटना, लेकिन जब घास काटने की बात आएगी तो घास काटने के लिए लिखा जाता है माउ, MOW। क्या होता है? माउ। फिर से जानते हैं, MOW, माउ क्या काट रहा है? घास। माउ द ग्रास या माउ द ग्रास। अब क्या बच रहा है? आज। तो आज की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी क्या? टुडे। तो यहाँ हो जाएगा आपका टुडे। क्या हो जाएगा? टुडे। क्लियर? आगे चलते हैं और आगे हमारा क्या वाक्य होने वाला है? जैसे हम कल शहर छोड़ देंगे, कर्ता क्या है? हम। तो हम की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे वी। अब वी बताइए एक वचन या बहुवचन नहीं देखना है। हमने कहा था कि आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल। तो यहाँ हो जाएगा शैल। क्या हो जाएगा? शैल। अब शैल विल के बाद लिखना है नॉट। तो नॉट है? नहीं है। तो जब नॉट नहीं है भैया तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या? छोड़ना। तो लीव, LEAVE, लीव। वी शैल लीव, क्या छोड़ देंगे? शहर। वी शैल लीव सिटी। क्या हो जाएगा? वी शैल लीव सिटी। अब उसके बाद बच रहा है कल। तो कल के लिए हम क्या लिखेंगे? टुमारो। क्या लिख देंगे भाई? टुमारो। क्या लिख देंगे? टुमारो। तो हो जाएगा वी शैल लीव सिटी या वी शैल लीव द सिटी टुमारो। ठीक। यहाँ आप चाहें तो क्या कहते हैं, यहाँ दा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वी शैल लीव सिटी टुमारो। ठीक। यहाँ हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ शहर है तो उसके लिए हम यहाँ दा का प्रयोग करेंगे। वी शैल लीव, यहाँ किस तरह से? द सिटी टुमारो। ठीक। आ जाते हैं और आगे। और आगे में क्या है कि आप मेरे भाई को पढ़ाओगे। अच्छा, एक चीज़ हम बताते हैं, हमने कहा इसकी पहचान में क्या आएगा? गागेगी। तो देखिए इसके अंत में क्या आया? गा, इसमें गे, इसमें भी गे, इसमें भी गे। मतलब यही लास्ट के जो वर्ड रहेंगे यही आपको इंडिकेट करेंगे कि वाक्य आपका फ्यूचर टेंस में है कि नहीं है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में है कि नहीं है। लास्ट के डिजिट को देखना, लास्ट का जो अंतिम अक्षर होगा। ठीक। हमने कि आप मेरे भाई को पढ़ाओगे, तो कर्ता क्या हुआ? आप। तो आपके लिए यहाँ लिखेंगे यू। अब यू के साथ आप बिल लिखेंगे कि शैल? क्या लिखेंगे? बिल। क्या लिखा जाएगा? विल। तो यू बिल। अब मेन वर्ब क्या? पढ़ाना। तो टीच। किसके मीन्स होता है? टीच। यू विल टीच, आप पढ़ाओगे। बचा क्या? मेरे भाई को। तो यू विल टीच माई ब्रदर। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। यहाँ हो जाएगा यू विल टीच माई ब्रदर। ठीक। और आगे आ जाते हैं। अब और आगे क्या है वाक्य? कि वे मेरे साथ मैच खेलेंगे। करता क्या है भाई? वे मेरे साथ मैच खेलेंगे। पूरा वाक्य इसमें करता है वे। तो वे के लिए हम क्या लिखेंगे? दे। अब दे के साथ कौन सी सहायक क्रिया? मतलब दे के साथ भी आप किसका प्रयोग करोगे? विल का। अब विल के बाद जब नॉट नहीं है तो मेन वर्ब क्या है? खेलना। तो यहाँ हो जाएगा प्ले द मैच। क्या हो जाएगा? दे विल प्ले द मैच। वे मैच खेलेंगे। अब बचा क्या? हमारे साथ। तो साथ के लिए क्या कहा गया था? विथ। क्या कहा गया था? विथ। हमारे है तो हमारे के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? अस। क्या हो जाएगा भाई? अस।
चलिए ये भी होता है इस तरह से कंप्लीट। तो फिर अगले वाक्य पे आते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं करूँगा। क्या है कि मैं अपना पाठ याद नहीं करूँगा, तो मैं है, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई। अब आई के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप? कौन सी? शैल। क्या यूज किया जाएगा? शैल। अब नॉट है तो हाँ भाई अब की बार है तो यहीं पर हो जाएगा नॉट। अब नॉट के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या? याद करना, तो लर्न। क्या हो जाएगा? लर्न। आई शैल नॉट लर्न। बचा क्या? अपना पाठ, तो यहां हो जाएगा माई लेसन। क्या हो जाएगा? माई लेसन। तो आई शैल नॉट लर्न माई लेसन। क्लियर? आते हैं और आगे। हम नदी में कभी नहीं कूदेंगे। अब की बार फिर वाक्य आ गया कि हम नदी में कभी नहीं, तो हम की अंग्रेजी क्या लगेंगे? वी। तो वी के साथ कौन सी सहायक क्रिया हो जाएगी? आपका शैल। यही तो बताया गया था भैया, आई और वी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? केवल और केवल शैल का। और अन्य कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वी का। ध्यान रहे यही। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शैल। ये भी नकारात्मक है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा? नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब क्या है? कूदना, तो क्या है? जंप। तो यहाँ हो जाएगा जंप। अब बचा क्या? नदी में। अब यहाँ में की अंग्रेजी केवल इन नहीं लिखेंगे। क्या होगा? केवल इन नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा? इनटू। क्या लिखा जाएगा? इनटू। और इनटू क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि कूदने में एक तरह से गति हो रही है, और गति के लिए में की अंग्रेजी के लिए क्या लिखा जाता है? इनटू। क्या लिखा जाता है भाई? इन टू। एक साथ, इनटू द रिवर। क्या हो जाएगा? इनटू द रिवर। क्लियर? चलिए, लिखा वह हमें गाली कभी नहीं देगी। नेक्स्ट वाक्य कि वह हमें गाली कभी नहीं देगी, तो वह है, तो वह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ? अब यहाँ देखिए लास्ट में देगी, मतलब एक लड़की है, तो यहाँ हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। और अब की बार नहीं नहीं बल्कि क्या आया है? कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ? नेवर। क्या हो जाएगा आपका? नेवर। तो हो गया सी नेवर। अब मेन वर्ब क्या है? गाली देना, तो गाली देना की अंग्रेजी क्या होता है? अब्यूज। क्या हो जाएगा? अब्यूज। सी नेवर अब्यूज। वह गाली कभी नहीं देगी। किसे? हमें। तो लास्ट में यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ हमको लिखना है अस। तो अब पूर्णतया हुआ कंप्लीट। सी नेवर अब्यूज अस। वह हमें गाली कभी नहीं देगी। क्लियर? चलिए और थोड़ा चलते हैं, और थोड़े में अब कुछ आपको स्पेशल देखने को मिलेगा, और स्पेशल वो क्या है अब आप जानेंगे। ठीक? तो चलिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेक्स्ट वाक्य है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब एक तरह से इस वाक्य में क्या हुआ? धमकी। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब वाक्य में धमकी, आदेश, सुझाव, मतलब धमकी, आदेश या संकल्प, इन सब चीज़ों का विवरण हो या इन सब चीज़ों का जिक्र हो, तो वहाँ आई और वी के साथ सहायक क्रियाएं क्या हो जाती हैं? उल्टी हो जाती हैं या बदल दिया जाता है। आई वी के साथ अभी हम किसका प्रयोग कर रहे थे? शैल का। तो अब यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का। क्लियर? चलिए, तो कैसे है? जैसे मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो भैया फिल्मिया की डायलॉगवा है आप लोगों के। क्या है? डायलॉगवा है। डायलॉगवा में क्या बोलता है फिल्मिया जब आप देखते हैं? तो उसमें यही बोलता है कि आई विल किल यू। क्या कहता है? आई विल किल यू। बार बार आप हर फिल्म में इस तरह का डायलॉग बोला जाता है, तो उसमें आप कभी कभी नोटिस नहीं किए, लेकिन यही बोला जाता है। तो यही उल्टा तो है भाई। इसमें क्या हुआ? धमकी दे दिया गया। तो क्या है? मैं, तो यहाँ क्या हो गया? आई।
क्या हो गया आपका आई, क्या हो गया यहाँ आई। तो आई जब हो गया तो हमने कहा आई के साथ इसके पहले वाले रूल में कि आई के साथ शैल लगता है ना, लेकिन भैया इसमें धमकी दे रहा है तो आई के साथ यहाँ क्या हो जाएगा शैल, क्या हो जाएगा शैल। अब मेन वर्ब मार डालना, मतलब जान से मारने की बात हो रही है, तो आई शैल किल, किल माने होता है मार देना, फिर किसे तुम्हें, तो यहाँ हो जाएगा यू। तो हम भैया इसको क्या कह सकते हैं, आई शैल तो नहीं, सॉरी देखिए गलती हो गया भाई, आई के साथ अभी क्या होता है, अभी हमने बताया क्या कि आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे शैल का, लेकिन वाक्य में धमकी दिया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा बदल दिया जाएगा, तो आई विल हो जाएगा। आई विल के बाद मेन वर्ब जान से मार देने की बात हो रही किल, और किसे यू, तो यहाँ आई शैल किल यू, सॉरी आई विल किल यू, तो सॉरी मतलब शैल निकल गया, तो यहाँ हो जाएगा आई विल किल यू। होता नहीं, बार बार आप लोग पढ़े होंगे, सॉरी सुने होंगे फिल्मों में डायलॉग में, लोग कहते हैं आई विल किल यू, क्या कहते हैं आई विल किल यू। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ धमकी दिया जा रहा है, और जब धमकी दिया जाएगा तो वाक्य में यहाँ जो सहायक क्रिया होगी आई के साथ वो बदल दी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम आज अवश्य नहाएंगे। कर्ता हम है तो हम के लिए यहाँ लिखेंगे आप वी। देखिए जब अवश्य दे दिया तो इस तरह से इस पर जोर दिया जा रहा, कंपलसरी कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में भी सहायक क्रियाएं क्या होंगी बदल दी जाएंगी। तो यहाँ वी के साथ क्या लिख देंगे हम, यहाँ भी लिख देंगे विल, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है नहाना, तो हो जाएगा बाथ। लास्ट में बच रहा आज, तो आज के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे टुडे। तो वी विल बाथ टुडे, आज हम अवश्य नहाएंगे। तो इस तरह से गाइस आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर। अगर अभी भी कोई डाउट बन रहा है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में। और पिछले 2 दिनों से कुछ अस्वस्थ और व्यस्तता की वजह से नहीं कुछ वीडियो डाल पाए, लेकिन ज़रूर अब इधर कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ अलग होने वाला है या कुछ नया होने वाला है, और वो चीज़ें ज़रूर आपको मिलेंगी। तो आज का जो क्लास हमारा रहा वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव पे रहा, और इस मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से ही समझ में आया होगा। अगर कभी भी कहीं भी कोई भी डाउट बन रहा है किसी भी वीडियो में तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर कहना चाहेंगे कि अभी भी जो भी हमारे YouTube चैनल पे नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उन तक वो हर वीडियो पहुंच पाए जो यहाँ डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाया जाता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे होता है खत्म। अगले वीडियो में इसके इंट्रोगेटिव को लेकर के हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।